साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। भारतीय संविधान का जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल ही रहा है मेरे भाई, कौन सा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप स्टार्टिंग के कुछ अनुच्छेद के बारे में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन कर चुके। अब जो इसके बचे हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आज भाग 3 नहीं होता भाई, ये होता है भाग 4। भाग 4 में दिए जाते हैं डीपीएसपी। भाग 3 में तो आपके मौलिक आपके अधिकार दिए जाते हैं। जो आज के बचे हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे डीपीएसपी के, उनके बारे में डिस्कस करने की बात करते हैं। जैसे पहले ही अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको कल बताया होगा, जो पिछली वीडियो में आप जाकर के देखना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होंगे डीपीएसपी के, उनमें आर्टिकल 40 के बारे में भी बात की गई होगी। अनुच्छेद 40 क्या बताता है आपको? कि आपकी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में वो बताता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था अनुच्छेद 40। अब इसके बारे में हम अगला आर्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे अगला आर्टिकल जो होगा वो हम बात करने का डिस्कस करते हैं भाई। जैसे आर्टिकल 43 की बात करें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 43। जो अनुच्छेद होंगे इंपॉर्टेंट वही बात करेंगे। आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में बात आती है आपके काम की। आप बेरोजगार हो तो आपको राज्य क्या करेगा? काम देने का काम करेगा। क्या काम करता है भाई? कार्य प्रोवाइड करवाने का काम, कार्य देने का काम करेगा। कौन करेगा जी? राज्य है। और ये बात आप भली भांति जानते हो कि जो राज्य होगा उसको लेकर के आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। आप किसी भी डीपीएसपी को लेकर के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपको अधिकार नहीं होता आप कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाओ और कहने लगो कि भाई साहब मुझे कि आप मजदूरी नहीं दे रहे, मुझे काम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था या न्यायालय में जाकर के इनके खिलाफ विवाद नहीं कर सकता। अच्छा, 43 का एक और पार्ट है मेरे भाई, आर्टिकल 43 का पार्ट। आर्टिकल 43 का पार्ट जो होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट 1976 द्वारा ये बात जोड़ी जाती है। इसमें 43 के काम में क्या होता है कि भागीदारी की बात की जाती है। किसकी भाई? भागीदारी। जो आपकी भागीदारी होगी, जो राज्य जो भी संस्था खोलता है, समझना, जो राज्य कोई भी मान लो संस्था खोलता है, वह अर्ध सरकारी संस्था हो या फिर सरकारी संस्था हो, तो राज्य यदि कोई संस्था खोलता है तो उस संस्था में आप पूर्ण रूप से क्या होगे? भागीदारी बन सकते हो। इसे ही क्या कहा जाता है? ये आर्टिकल 43 का पार्ट कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल। जो 42 का आपका कब जोड़ा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, जस्ट 2 साल बाद। तो भागीदारी को मतलब कहने का कि मजदूरों की भागीदारी होने का आपका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 43 के का पार्ट में। इसी के साथ इसका अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा बनता है जी? आर्टिकल 44। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी, अनुच्छेद 44, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है जी? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किसे कहते हैं? कानून की नजरों में, संहिता की नजरों में, संहिता लिखा है ना, समान नागरिक संहिता, कि संहिता की नजरों में सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। इसे ही क्या कहा जाता है? समान नागरिक संहिता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता। पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि अनुच्छेद 44 कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में अनुच्छेद 44 लागू है? तो भारत के गोवा में। किसमें मेरे भाई? भारत के गोवा राज्य में अनुच्छेद 44 पूर्णतः लागू है, अन्यथा भारत के समस्त क्षेत्र में अनुच्छेद 44 लागू नहीं है। किसको छोड़ करके? गोवा को छोड़ करके। तो जो गोवा राज्य है, ये भी बात लिख लेना कि जो गोवा आपका राज्य स्टेट है, वह गोवा राज्य में आर्टिकल 44 पूर्णतः लागू होता है। समान नागरिक संहिता, वहां कोई जाति भेद नहीं है, वहां पर किसी का धर्म नहीं चलता, सब एक इंसान होता है, इंसान की इंसानियत देखी जाती है। तो वहां पर इंसानियत को वरीयता दी जाती है, ना कि जाति धर्म को, बिरादरी को। अपने यहां तो आपको पता ही है, जाति धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं लोग। तो समान नागरिक संहिता का मतलब यही होता है कि संहिता की नजरों में, कानून
कानून की नजरों में सब इक्वल होना, इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 44, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद अनुच्छेद 45, इससे बढ़िया आर्टिकल है। अनुच्छेद 45 क्या है कि जो अनुच्छेद 45 समझिए क्या है जी। अनुच्छेद 45 ये है कि 6 वर्ष से जो कम की आयु के बच्चे होंगे, 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे, 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे, उनका कहीं ना कहीं देखभाल का कार्य है। इन बालकों की देखभाल का कार्य किसका होगा जी? राज्य का होगा। आपने देखा होगा है ना, आप सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो, या फिर जो आपके क्षेत्र में आशाएं होती हैं, वो क्या काम करते हैं कि जो 6 साल से कम का बच्चा होता है उसको वो क्या होता है कि है ना, दलिया दिलाने का काम, चीनी जो होती है वो दिलाने का, घर घर में है ना वो पहुंचने का काम करती हैं। आशाओं के हाथ में होता है सारा खेल, है ना। तो क्या होता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बालक होंगे, राज्य उनका क्या काम करता है जी? उनकी देखभाल करने का काम करता है अनुच्छेद 45 के अनुसार। इसी के साथ आपको पता होगा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 साल से 14 साल के आयु के वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है ना। निःशुल्क शिक्षा देने का काम भी आपका अनुच्छेद में लिखा जाता है। कौन से में? अनुच्छेद 21A याद करो आप, आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है बाकायदा कि यदि 6 साल से कम का कोई बच्चा, 6 साल से और 14 वर्ष के आयु का कोई बच्चा होता है, उसको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क खाना दिया जाता है। स्कूलों में आप देखते होंगे निःशुल्क बैग दिए जाते हैं, खाना भी दिया जाता है ना। तो वो सारी चीजें आपके मौलिक अधिकारों में भी है और आपके डीपीएसपी में भी है। इसके बाद आप अनुच्छेद 46 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 इंपोर्टेंट भी है, बढ़िया। अनुच्छेद 46 46 में क्या बात होती है कि SC ST और OBC वर्ग जो होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो होता है, इन वर्गों के कल्याण हेतु कार्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं जी? कल्याण हेतु कुछ कार्य किए जाते हैं। कौन करेगा? उनको भी राज्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राज्य के दावे होते हैं। आपको पता होगा जो डीपीएसपी होता है वो राज्य को दिए जाते हैं, राज्य को निर्देश दिए जाता है कि आप ये कार्य करिए, तभी तो इसे कहा जाता है कि राज्य के डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देश तत्व, है ना। तो जो SC ST और OBC राज्य का वर्ग होगा, उनको मुख्यतः कल्याण करने का काम किसका होगा जी? राज्य का होता है। आर्टिकल 46 यही बात कहता है। आर्टिकल 47 देखिए क्या होगा। आर्टिकल 47, 48, 49 इंपोर्टेंट आर्टिकल है थोड़े से। आर्टिकल 48 से स्टार्ट हो जाता है। अनुच्छेद एक बार आप 47 पढ़िए। अनुच्छेद 47 क्या होता है कि जो राज्य होगा, क्या मेरे भाई, जो राज्य होगा और राज्य के जो भी लोग या व्यक्ति होंगे, राज्य में व्यक्ति सब होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है ना। तो राज्य के जो लोग या व्यक्ति होंगे, उनको उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाना, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, इंपोर्टेंट लाइन है ये कि जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार जो राज्य के अधीन कार्य करते हैं, है ना, जो राज्य के अधीन कार्य करते हैं व्यक्ति, उनका जीवन स्तर, उनका महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम किसका होता है जी? राज्य का होता है। बिल्कुल सही बात, उतार लेना है, सारी चीजें इंपोर्टेंट होंगी। बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 48 देखे क्या होता है जी? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48 जो आपकी कृषि होगी, क्या होगी जी? कृषि तथा पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन और आपके पशु, जो कृषि होगी और जो कृषि के साथ साथ आप पशुपालन करते हो, है ना, दुधारू पशुपालन करते हो, और वह पशु जो होते हैं उनकी नस्लें सुधारने का काम और कृषि को आधुनिक बनाने का काम, कृषि को आधुनिक तथा पशुओं की नस्ल सुधारने का काम, है ना, नस्लें सुधारने का काम किसका है जी? ये भी काम किसका है? ये भी काम किसका है जी?
राज्य का है। राज्य का ये कर्तव्य होता है कि जो कृषि होती है उसको आधुनिक रूप से किया जाए। जैसे आपने देखा होगा जो प्राचीन समय में कृषि की जाती थी, प्राचीन समय छोड़ो, अब से 10-20 साल की बात करते हैं, जो अब से 20-25 साल की बात करते हैं, तो जो कृषि होती थी उसमें जो जुताई होती थी वो आदमी हल द्वारा करते थे, अपने कंधे पे हल रख के ऐसे जुताई करते थे। लेकिन आधुनिक कृषि कैसी होती है ना, मॉडर्न में आते हैं हम बात, तो अब आजकल क्या करते हो, आजकल तो ट्रैक्टर आ जाते हैं, ट्रैक्टर खेतों की जुताई करते हैं। और एक बात, अब ईख नहीं खोदते क्या, ईख खोदने का सीजन चलता है गरीबों लोगों का, जो ईख खोदते हैं भाई, है ना, तो ईख खोदने का क्या सीन होता है जी, अब ईख नहीं खोदती, अब फावड़ों वगैरह से ईख नहीं खोदी जाती, अब तो छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए, उनसे ईख आपकी पूरी की पूरी खोद दी जाती है, जोत दी जाती है, और भी अच्छी आधुनिकता कृषि के क्षेत्र में आ जाती है। जो आपके दुधारू पशु होते हैं, कैसे जी, दुधारू, जो आपके दूध देने वाले जो पशु होते हैं, या फिर मालवाहक जो पशु होते हैं, मालवाहक, मालवाहक क्या होता है जी, माल ढोने वाले जो पशु होंगे उनकी नस्लें सुधारने को भी कहा जाता है, उनकी नस्लें भी, उनके जीन परिवर्तन भी किए जाते हैं, उनकी नस्लें भी सुधारी जाती है अनुच्छेद 48 के अनुसार। अनुच्छेद 48 का क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 48 का के एक पार्ट है, अनुच्छेद 48 का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का एग्जाम में पूछा जाता है जरूर। अनुच्छेद 48 का पार्ट देखिए क्या होता है जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपका यहीं पे तो लगता है, जो आपका पर्यावरण संरक्षण होता है, क्या जी, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 48 के अनुसार। भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद, पूरे भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल जिसमें पर्यावरण की बात की जाती है, कौन सा आर्टिकल है, 48 का पार्ट। इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्यावरण, आपकी जलवायु, पर्यावरण और जलवायु बचाने का काम किसका होगा जी, राज्य का होगा, वो अनुच्छेद 48 का काम में लिखे जाते हैं। और पर्यावरण की बात पूरे संविधान में कहीं नहीं की जाती, मात्र 48 के को छोड़ करके, ठीक बात। आर्टिकल 49 देखिए, आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 इतना ही है भाई। आर्टिकल 49 में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है, क्या होती है कि राष्ट्रीय महत्व जो होंगे आपके, जितने भी राष्ट्रीय महत्व होते हैं सारे के सारे, राष्ट्रीय महत्व तथा पर्यटक स्थल, जो आपके पर्यटक स्थल होंगे, राष्ट्रीय महत्व होंगे, जो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिए जाते हैं, तो सभी राष्ट्रीय महत्व तथा घूमने वाले स्थानों का संरक्षण, इन दोनों का क्या जी, संरक्षण कौन करने का काम करता है, संरक्षण राज्य करता है। कौन करता है जी, राज्य करता है। अब मान लो पर्यटक स्थल या फिर राष्ट्रीय महत्व जो भारत की दृष्टि से महत्व रखता हो, वह स्थान जो भारत की दृष्टि से या केंद्र की दृष्टि से या राष्ट्रीयता की दृष्टि से महत्व रखता हो, उसे हम राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप कहां पहुंच जाओ, उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंच जाओ, तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा का ताजमहल है वो एक संरक्षित क्षेत्र है, वो एक राष्ट्रीय महत्व है अपने आप में। इसी के साथ वो क्या है जी, एक राष्ट्रीय स्थल भी है, पर्यटक स्थल भी है, वहां पर लोग घूमने आते हैं, हमें पैसा मिलता है उन चीजों से, हम उसमें और भी ज्यादा मतलब जो आपके स्थल होते हैं, आपके पर्यटक स्थल होते हैं, उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं, ताकि जो पर्यटक होते हैं वो बड़ी मात्रा में भारत में आ सके। जैसे गुजरात में अभी हाल ही में, जैसे गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे क्या बनता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई जाती है, तो वो एक राष्ट्रीय महत्व है ना। तो वो किसका काम होगा, राज्य का, उसको संरक्षित करने का काम होता है। उत्तर प्रदेश संरक्षित करेगा, गुजरात संरक्षित करेगा, ये बात कही जाती है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 भी। आर्टिकल 50 में क्या कहा जाता है कि जो आपकी कार्यपालिका होगी, क्या होगी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, तो जो कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी, इन दोनों का क्या होगा जी, प्रथाकरण। क्या होता है जी, प्रथाकरण होगा। अर्थात जो कार्यपालिका करेंगी वह न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जो न्यायपालिका करती है उसमें कार्यपालिका कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे न्यायपालिका जो होती है, न्याय देने का काम होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय,
कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना, और भारत में कार्य कौन करता है? सरकार करते हो। सरकार के अंतर्गत कौन होता है? सारे मंत्री, है ना। तो अब यदि न्यायपालिका, मान लो न्यायपालिका कोई डिसीजन सुनाती है, न्यायपालिका कोई ना कोई कानून सुनाती है, किसी को मुजरिम बना करके उसको सजा सुनाने का काम करती है, तो उसमें कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी। वहां के मंत्री वहां नहीं पहुंच जाएंगे कि भाई साहब आप इसे सजा ना दीजिए, है ना। तो न्यायपालिका के फील्ड में कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी के साथ मान लो चुनाव करवाने हैं, है ना, मान लो यदि सरकार के खिलाफ, मान लो इसका मतलब यह है कि सरकार के किसी भी कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। यदि सरकार भ्रष्ट होती है, केस डल जाता है, तो न्यायपालिका में सुना जाता है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन किसी भी प्रकार का इनमें कोई भी वो नहीं होता। इसी प्रकार से लिखा जाता है आर्टिकल 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण की बात की जाती है। अनुच्छेद 51 भी देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51 भी। जो आपकी राष्ट्रीय संधि होती है और अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, क्या होती है जी? आपकी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संधि जो होंगी उनका आदर करने का काम, उनका पालन कौन करेगा जी? राज्य करेगा। ठीक, जो किसी राज्य क्षेत्र ने, मान लो भारत के किसी राज्य क्षेत्र ने किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि कर ली, या फिर कोई राज्य के साथ राष्ट्रीय संधि कर ली, तो उसमें वह राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे मान लो क्या हुआ कि हमने नेपाल से कोई संधि कर ली, भारत ने नेपाल से कोई संधि कर ली और उस संधि में हस्तक्षेप करने लगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अधिकार में नहीं है ये। भले ही उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतर लगी हुई हो नेपाल से, लेकिन उत्तर प्रदेश ये उसका पालन नहीं करेगा उस संधि का, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, वो भारत की ओर से संधि हुई है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल उत्तर प्रदेश ने कर दी। भले ही राज्य ने भी कोई संधि कर दी, राष्ट्रीय संधि, तो दूसरा राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ रहे ना? मतलब मान लो भारत ने ये बात कही कि भाई पाकिस्तान को पानी जाना है ना, तो पाकिस्तान को पानी जाना वाला जो संधि होगी वो भारत ने करी है। पंजाब या जम्मू कश्मीर उसमें ये नहीं कहेगा कि हम पानी नहीं भेज रहे, नहीं कह सकता वो, क्योंकि वो संधि जो की है वो किसने की है भाई? सिंधु जल समझौता पूरे भारत ने किया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 51 भी क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संधि पर कोई भी आपका यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, कोई राष्ट्रीय संधि होती है, तो उसका सम्मान किया जाएगा, उसका आदर किया जाएगा किसी भी राज्य द्वारा। और राज्य आपने आर्टिकल 12 में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। इसी के साथ जो आज के डीपीएसपी होते हैं वो इतने होते हैं, आज की जो क्लास रखते हैं हम इतनी रखते हैं। जो भाग 4 के डीपीएसपी बचे हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो भाई कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक भाई, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं जाने वाला, आपके डीपीएसपी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद भाग 4, 5 पढ़ेंगे हम, और भाग 5 भी क्या होता है जी आपका? भाग 5 संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति वगैरह पढ़ेंगे, उसका बहुत गहन अध्ययन करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं, आज की वीडियो इतनी रखते हैं भाई। ठीक, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी आप सबने पता ही है फैला दो। ठीक, धन्यवाद।